वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न पर हमने लोक विकास और पर्यावरण टॉपिक पर अध्ययन किया, जो कि नेट जेआरएफ में 5 अंकों के प्रश्न यानी 5 प्रश्न उसी में से आते हैं और उसी में रिलेटेड जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का अध्ययन है, हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन सिस्टम पर आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम एक्सप्लेन करने से पहले ढांचा हमारे दिमाग में हो कि हमारे भारत में जो हायर एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और अनेक प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने 2 प्रकार से आपके सामने यहाँ वर्गीकरण किया, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, तीसरा विश्वविद्यालय स्तर की जो संस्थाएं होती है, भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद, जिसको नेक बोलते हैं। तो इंस्पेक्शन भी होता है, आप देखो A+ मिला है, B मिला है, C और D होता है, फिर पुनः करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार का हमारे दिमाग में हो कि जो हमारी शिक्षा संरचना उसको कैसे अलग अलग रूपों में बांटा। विश्वविद्यालय स्तर को पुनः 4 भागों में बांटा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सेम का मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालय। अब अनदर वे में हम जो इसको बांटते हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर को, तो एक तो सरकारी संस्थाएं होती है। सरकार का मतलब होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार देखती है और राज्य सरकार देखती है। अर्ध सरकारी संस्थाएं जो सेमी गवर्नमेंट होती है, उसमें स्थानीय संस्थाएं होती है। कुछ विश्वविद्यालय जो होते हैं वो सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, ऑटोनॉमस जो है वो उसमें आते हैं। और गैर सरकारी संस्थाओं में जैसे शैक्षिक न्यास हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, किसी ने व्यक्तिगत खोल रखा है, कोई सामाजिक संगठन है और कोई धार्मिक संगठन है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं और भी आगे हम इसको क्लासीफाई करेंगे जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मोटे रूप में आपके दिमाग में भारत में उच्च शिक्षा की संरचना कैसी है, तो मैं पुनः आपको इस बार बता देता हूँ कि यूजीसी, आईयूसी, विश्वविद्यालय स्तर की, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यानयन परिषद, जिसमें नेक होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, मतलब जो है अपन उसमें ग्रेडिंग का जो आपको उसकी गुणवत्ता कैसी है संख्यात्मक गुणात्मक दृष्टिकोण से, उसके लिए एक अलग ही परिषद बनी हुई है जो मतलब जो है महाविद्यालयों का इंस्पेक्शन करके उसे ग्रेड प्रदान करती है। फिर उसको जैसे जो विश्वविद्यालय स्तर की संस्था है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अलग है और राज्य विश्वविद्यालय अलग है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग है, निजी विश्वविद्यालय अलग है। ऐसे शिक्षा की संरचना में सरकारी संस्थाएं, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी 2 प्रकार की होती है, केंद्र और राज्य। अर्ध सरकारी में ये 3 प्रकार हैं और गैर सरकारी में 4 भागों में, कि जैसे जो न्यास होते हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट, पर्सनल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन। अब हम शुरुआत करते हैं कि वास्तव में हमारी जो एजुकेशन है भारत में, शिक्षा प्रणाली, जिसकी हम यदि प्राचीन काल से बात करें, क्योंकि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इतिहास को भी हमने इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जो भारत में हमारी शिक्षा प्रणाली रही है, तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी तो वहाँ जब हम बात करेंगे तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली। मेजर बात थी कि प्राचीन भारत में
जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। अब यहाँ थी कि गुरुकुल में हम बहुत सारी बातें करें तो वो हायर एजुकेशन में आप और हम सभी समझते हैं कि गुरु और शिष्य परंपरा थी, लेकिन यहाँ आवासीय अवधारणा पर आधारित थी। आवासीय अवधारणा पर आधारित। राजा का लड़का हो चाहे रंग का लड़का हो, सभी को अपने जनसंख्या क्षेत्र से गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल के अंदर बड़ी कठोर प्रवेश नीति हुआ करती थी। बालक का आगा पीछा, उसका ज्ञान, उसके रुचि और उसके संस्कारों को जान करके उसको प्रवेश दिया जाता था और शिक्षा के बाद ही वो ग्रहण करने के बाद उसे भेजा जाता था। और आवास का मतलब वही रहना, धर्म और दर्शन। दूसरी बात आती है धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। फिलो प्लस सोफी, यह अपन एक वर्ड में कहेंगे जिज्ञासा, या कहेंगे विवेकपूर्ण। तो धर्म और दर्शन पर टिकी थी। मैं अपन कहते ना, आपका आधार क्या है, सर्वाइवल कंडीशन क्या है। तो प्राचीन भारत में जो गुरुकुल प्रणाली थी वो धर्म और दर्शन पर टिकी हुई थी कि बाल को, जो हमारा धर्म था, भारतवर्ष हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म प्रधान देश है, सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी, हिंदुस्तान नाम ही हिंदू धर्म से पड़ा है। तो रिलीजन एंड फिलॉसॉफी, मनोविज्ञान से पूर्व विश्व के सभी देशों में दर्शन आधारित शिक्षा हुआ करती थी और अपने अपने धर्म के अनुसार उस दर्शन को जोड़ देते थे। हमारा जो धर्म है और हमारा जो दर्शन थे उस पर ये शिक्षा टिकी हुई थी। तो फिलो का मतलब होता है अनुराग, सोफी का मतलब अध्ययन, ज्ञान के प्रति अनुराग, नॉलेज का अध्ययन, विवेकपूर्ण ज्ञान और जिज्ञासा। ये धर्म और दर्शन को हम थोड़ा सा दर्शन को इसमें परिभाषित किया, क्योंकि बहुत सी बार जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा को मतलब जो है गत्यात्मक कहा गया है, तो दर्शन भी उस वाली भांति उसके साथ जुड़ा होता है। दर्शन और शिक्षा एक साथ चलती है। तो वैसे तो हम दर्शन पे पढ़ने लगे तो बहुत टाइम होता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हमको आगे भारत में उस शिक्षा के बारे में चलना है। तो उस समय जो हमारा उद्देश्य था कि हम क्यों मतलब ये धर्म और दर्शन पे टिकी हुई एजुकेशन ही ले रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य था कि मोक्ष प्राप्ति हेतु, जो इसका अगला पॉइंट आता है वो है मोक्ष प्राप्ति हेतु। कि मोक्ष की प्राप्ति होगी यदि हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो मोक्ष प्राप्ति हेतु अवधारणा थी हमारी। फिर बात आती है कि भाई कैसा साहित्य था, तो उस समय वैदिक साहित्य था। जैसे आज अपन बहुत सारे साहित्य पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन उस समय जो है वेद थे और वैदिक साहित्य ही हमारे उन विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए था। अब जो वैदिक साहित्य है उसको भी भागों में बांट देते हैं कि बहुत सारे कि जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 तो क्या थे? वेद थे। 6 हमारे वेदांग थे, 6 हमारे वेदांग थे। 4 हमारे उपवेद थे। 4 क्या थे? उपवेद थे। 108 हमारे उपनिषद थे, 108
उपनिषद। तो इस प्रकार से 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 4 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मणों को 4 प्रकार के माना गया था। तो 4 ब्राह्मण, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, दर्शन की 6 प्रणाली, दर्शन की 6 प्रणाली थी। फिर है भगवत गीता, और फिर है स्मृतियां। स्मृतियां। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य को 8 भागों में बांटा। 4 वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 4 ब्राह्मण, दर्शन की 6 प्रणाली, भगवत गीता और स्मृतियां। इन 8 भागों में उस वैदिक साहित्य को बच्चों को दिया जाता था। और जो वैदिक शिक्षा थी वो किस में दी जाती थी? संस्कृत में दी जाती थी। वैदिक शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। उस समय जो हमारी लैंग्वेज है, आज हिंदी है, अंग्रेजी है, तो संस्कृत से हिंदी निकली और संस्कृत से इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ। तो वैदिक संस्कृत में जाती थी। और उस समय आदर्शवाद था, गुरु सर्वोपरि, गुरु सर्वोपरि। राजा भी उसके सामने नतमस्तक था। हालांकि राजा का पद अपने आप में गौरव, लेकिन शिक्षा में कोई समझौता नहीं था। और जो गुरु कहता वही राजा को करना पड़ता था, उसके पुत्र को, चाहे आम जनता हो। तो यानी आदर्शवाद, गुरु सर्वोपरि स्थान था। संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, आवासीय अवधारणा थी, दर्शन और धर्म पे टिकी हुई थी, मोक्ष प्राप्ति हेतु हम उद्देश्य था। वैदिक साहित्य में पढ़ते थे। 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, उपनिषद, 4 ब्राह्मण, दर्शन की 6 प्रणाली, भगवत गीता और स्मृतियां। इस प्रकार से प्राचीन भारत में शिक्षा की ऐसी प्रणाली थी। फिर आता आपके समक्ष कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा। और मध्यकालीन से पहले हम उधर भी जाएं तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र बन गए। नालंदा और तक्षशिला, तक्षशिला शिक्षा केंद्र थे। नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र थे। कौन सी ईस्वी में? लगभग 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 ईस्वी पूर्व। तो नालंदा और बिहार में है ये अपना, जो भारत में बिहार राज्य है, तो बिहार में भारतीय संस्कृति बड़ी प्रबल थी। और वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 700 ईस्वी पूर्व में पूर्वोत्तर भारत के बनारस को शिक्षा के केंद्र में डाला, जहां बनारस विश्वविद्यालय भी है, शिक्षा केंद्र। इस प्रकार से हमारा प्राचीन शिक्षा का दौर चलता रहा और फिर मध्यकालीन में तब्दील हो गया। मध्यकालीन भारत में शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारत में शिक्षा यानी कि जब प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, सैन, पाल, इस प्रकार के राजवंश थे। और इन राजवंशों ने अपने हिसाब से शिक्षा को अपनाया, अपनाने की प्रेरणा दी। और उसी के तहत पाल शासकों ने 465 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। यानी कि पहले जो था, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे उसके भौतिक संरचना संबंधी हो,
और चाहे सांस्कृतिक हो, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का 465 में पुनरुद्धार किया। और जिसे हुणों द्वारा, बाद में जो हुण शासक आए उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया, हुणों द्वारा बर्बाद कर दिया। वो एजुकेशन का महत्व नहीं समझते, वो अपने बल के ऊपर उनको गर्व था और उन्होंने उसकी जो शिक्षा हमारी थी उस समय उसको बर्बाद कर दिया। फिर 1000 ईस्वी में महमूद गजनी भारत आया और 1175 में मोहम्मद गौरी का भारत आगमन हुआ। यानी कि मोहम्मद गौरी तक 1175 आगे पीछे यहाँ भारत में आए और उन्होंने अरबी और फारसी को प्रमुखता प्रदान की कि पढ़ाई जो है ज़्यादा मोस्टली अरबी में हो और फारसी में हो। तो मोहम्मद गनी तक 1175 मोहम्मद गौरी ने अरबी और फारसी को प्रमुखता दी और इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा। मुगल काल में बाबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, अकबर हो, शाहजहाँ हो, औरंगजेब के काल तक वो परिपाटी चाहे उर्दू, अरबी, फारसी चलती रही। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य और धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई। यानी कि अपन किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर, जैसे भी थी शिक्षा हर धर्म में अच्छा ही होती है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो और चाहे मुसलमान धर्म हो। सारे धर्मों में शिक्षा से संबंधित मतलब जो है बड़ा बोलबाला था। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही जो धर्म आधारित शिक्षा थी उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई और आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रादुर्भाव। आधुनिक भारत में शिक्षा एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। यानी कि औरंगजेब के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर के समय ही, उससे पहले आगे थे अंग्रेज, लेकिन उस समय केवल व्यापार के दृष्टिकोण से बातचीत के। जहांगीर के टाइम सरदू टामसरो आ गया था जो 1600 के बाद की बात है, 1616 या जैसी भी जो सन है। तो हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी मुगलों का वर्चस्वपूर्ण शासन था औरंगजेब तक। ठीक है, व्यापार के लिए यथाकथा विदेशी आ जाया करते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर के टाइम अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थापना पूर्ण करने के साथ साथ आधुनिक भारत की शिक्षा का बोलबाला बन गया। क्योंकि अंग्रेज शासक हमारे यहाँ थे तो उस शिक्षा की पारंपरिक शैली में बड़े परिवर्तन यूरोपीय द्वारा 1600 ईस्वी में प्रारंभ हो गया है। एक तरह से यही मैं आपको बता रहा था कि 1600 ईस्वी में यूरोपियों के द्वारा चेंज किया गया। अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई थी और उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्होंने स्थापना की। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने मतलब एजुकेशन पे कहा कि इस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। और वहाँ पर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की, जैसे भी आपको याद रहे कलकत्ता, कोलकाता, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। और वायसराय लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा के आधार पे 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में केंद्र स्थापित किए गए। किसने किए थे? लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पे। लॉर्ड मेकाले वायसराय था उस समय का
और हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को देने के लिए श्रेय जो है लॉर्ड मेकाले को जाता है। तो वायसराय लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा के आधार पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रकार से शिक्षा का दौर चला और 1918 में हैदराबाद निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1918 में हैदराबाद निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके पश्चात 1913 से 1921 में 6 आवासीय एवं शिक्षण विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कब की थी? 1913 से 1921 के मध्य। कितने? 6 विश्वविद्यालय की स्थापना 1913 से 1921 के मध्य की गई थी। और वर्ष 1920 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यानी कि शिक्षा का ये क्रम रहा कि 1600 में इन्होंने अपना कुछ प्रारंभ किए परिवर्तन यूरोपियों के द्वारा। 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा भारत में इस प्रकार की शिक्षा हो, और 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की सबसे पहले, और 1857 में लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पे कलकत्ता, मुंबई व मद्रास के अंदर विश्वविद्यालयों की स्थापना की। 1918 में हैदराबाद निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और वर्ष 1925 में इंटर विश्वविद्यालय नाम पड़ा कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया। पहले हमारे यहाँ इंटर बोर्ड हुआ करता था 12वीं तक का, और उनका भारतीय विश्वविद्यालय संघ बना दो। धीरे धीरे फिर आप देखिए कि उसके बाद इंटर से फिर हमारे डिग्री कॉलेज, फिर स्नातकोत्तर, और फिर स्नातकोत्तर के बाद बीएड, एमएड, पीएचडी के प्रोसेस चालू हो गए थे। तो भारत में उच्च शिक्षा का ये क्रम चलता रहा कि 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया। 1925 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ बना दिया गया। जितने भी जो इंटर बोर्ड थे उन इंटर बोर्ड को चेंज कर दिया गया। फिर आता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा। यानी कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और ये 1857 की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस 1857 से लेकर के 1947 के मध्य भारत में उच्च शिक्षा का क्या हाल था, जिसको हम क्रम से जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा कैसी थी। उस समय मतलब अंग्रेजों ने जब हम दबाव डालते थे तो उन्होंने अपने अधिनियम बना दिए, और जो चार्टर के नाम से जाने जाते हैं। पहला था 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम तो 1813 में जो चार्टर अधिनियम था उसमें इसके तहत 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसको पुनः उन्होंने उसको दस्तावेज के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से कि चार्टर 1813 अधिनियम के थे बना हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और जो 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। 1855 में क्या बन गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज। और पहले क्या था उसका?
कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब बनाया गया था? 1817 में। जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 1817 में जो हमारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1825 प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। तब वर्ष 2010 में इसको प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कह दिया गया। वर्तमान में इसको प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। एल्फिंस्टन रिपोर्ट दूसरा जो इस क्रम में प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा, वो मतलब जो है एल्फिंस्टन जो रिपोर्ट थी, एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 यानी कि 13 के बाद 10 साल बाद उन्होंने एल्फिंस्टन रिपोर्ट के बारे में बताया। और उसमें कहा कि 1834 बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना हुई। 1834 में बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना हुई। तो 1834 में जब संस्था स्थापना हुई तो उन्होंने अपने तरीके से, फिर 1823 में जो हमारा मैकाले है, मेघालय की जो 1835 की रिपोर्ट है उसमें था कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कहा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। यानी जितने भी जो सरकारी ऑफिस है, कार्यालय है, उन्होंने कहा कि मतलब अनिवार्य रूप से उसमें भी उनकी लिखा पढ़ी हो। तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो सरकारी भाषा बना दिया, उनका कि जो ऑफिस लैंग्वेज है वो अंग्रेजी होगी। और मतलब जो है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके तभी से अंग्रेजी 1835 से भारतवर्ष में अंग्रेजी को हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य रूप से कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में। फिर आता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसने 1837 में इसी के तहत जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक ने 1837 में कहा कि भाई इसको मतलब जो है लागू कर दिया है। जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई 1835 में और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो वायसराय थे, वो 1837 में उन्होंने कहा कि सरकारी भाषा के रूप में इसको लागू कर दो और अनिवार्य रूप से इसको मतलब जो है पढ़ने में डालता है। फिर आता है वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854। वुड का जो डिस्पैच 1854 है वो अपना में बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में उस शिक्षा के विकास के लिए सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड डिस्पैच कहा गया। इसके नाम पे जो इन्होंने मीटिंग करी और उसका नाम क्या दे दिया? वुड डिस्पैच। तो और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो डिस्पैच का कार्यकाल है, जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ, उसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। 1857 में ब्रिटिश भारत में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय। 1857 में ब्रिटिश भारत, क्योंकि हम उनकी हुकूमत के अध्ययन थे तो भारत का नाम ही ब्रिटिश भारत हो गया था। भारत हमारा नहीं था, अंग्रेजों का हो गया था एक तो से। 1857 ब्रिटिश भारत में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात हंटर आयोग आया।
तो हंटर के आयोग में 1882 से 83 हंटर आयोग जो था उसमें लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उसमें जो अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड रिपन, तो उन्होंने, इसका पूरा नाम है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और उस समय जो है प्राथमिक शिक्षा पे हंटर का ज़्यादा था, हम हायर एजुकेशन है लेकिन कुछ चीज़ें उसके रूप में भी हमें जानना है कि प्राथमिक शिक्षा से ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे हायर एजुकेशन में आते आते उनको कुछ नहीं आएगा, प्राइमरी एजुकेशन की स्ट्रक्चर आज भी यही स्थिति है। तो हंटर का जो आयोग था उसमें लॉर्ड रिपन ने उनकी अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ उन्होंने किया। फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1902। उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1902 तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने आदेश प्रदान किए कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में चल रहे हैं उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाए और निरीक्षण परीक्षण के पश्चात जांच करने पर सुधार हेतु 27 जनवरी 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। और 1904 में अधिनियम बना, एक्ट जिसे अपन बोलते हैं। 1902 में उन्होंने मतलब उसमें नियुक्ति कर दी थी थॉमस रेले की, और थॉमस रेले ने मतलब जो है अधिनियम बना दिया 1904 में। इस प्रकार से विश्वविद्यालय के और अग्रसर प्रयास रहे जो आकर के 1956 में हमारा स्वतंत्र भारत का बाद में अपन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1905) नेशनल एजुकेशन काउंसिल ये बना दी गई, क्योंकि हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थे, तो मतलब हमारे कुछ विचारों को आत्मसात किया जा रहा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो 1905 में बनी थी बंगाल विभाजन के बाद, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन वीरभूम जिला पश्चिम बंगाल के
वीरभूम जिले में, ये वीरभूम जिले में स्थित है। बहुत बारीकी से ध्यान रखिए, अपन सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थापना की, लेकिन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। और बंगाल विभाजन के बाद, यहां भी ये ध्यान रखें कि बंगाल विभाजन के बाद, मतलब 1857 से क्रांति जब होने लगी तो अंग्रेजों को पता था कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आसानी से नहीं छोड़ा। 1857 के बाद उनके चार्टर बना दिए, अधिनियम बना दिए, हमारी शिक्षा में कुछ उनकी बातें, कुछ अपनी बातें। लेकिन 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बन गई, इसमें बहुत सारे सदस्य थे भारत के, और बहुत सारी बातें हमारी शर्तें मानी गई थी। और उसी तर्ज पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में जो स्थित है स्थापित किया गया था। फिर शैक्षिक नीति पर संकल्प, उन्होंने संकल्प लिया कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, फरवरी 1913 नवीन शिक्षा संबंधी संकल्प आ गया। फरवरी 1913 में नवीन संकल्प लिया गया, यानी जो चल रहा था उसमें कुछ बातें हमारी विचार की रही तो उन्हें नवीन नीति संकल्प के तैयारी होगी। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का 1917 के अंदर माइकल सैडलर के नेतृत्व में, माइकल सैडलर के नेतृत्व में, अंग्रेज जो वायसराय थे माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सोचा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। यानी कि 1919 राज्य की शिक्षा बनाता है। तो ये याद रखें, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रहा, तो 1919 में हमारे यहाँ राज्य की शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। भारत सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम। विषय बना दिया गया। तो इसके तहत ही हमें फिर हार्टोग समिति बनी बाद में। हार्टोग जो समिति है 1929 यानी 10 साल बाद, हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, जैसे हंटर ने दिया था उसी पर हार्टोग ने भी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तभी हमारी उच्च शिक्षा अच्छी होगी। और समिति के आधार 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको CAB बोलते हैं, की स्थापना की। किसकी थी? 1935 में CABE की स्थापना। 1935 में CABE की, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में की गई थी। और अल्बर्ट वुड रिपोर्ट, इसके पश्चात अबॉट वुड रिपोर्ट 1937 के बाद 1937 में अबॉट वुड रिपोर्ट में बताया गया कि विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की अनुशंसा, अंग्रेजी माध्यम की अनुशंसा कि हायर एजुकेशन है और वहाँ पे अंग्रेजी जो है ज़्यादा यूज की जाए और उससे
हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होगी। तो विश्वविद्यालय में छोटी क्लासों में तो हिंदी वगैरह पढ़ रहे थे बालक, छठी से या पहले 8वीं से, लेकिन विश्वविद्यालय में उनका अंग्रेजी माध्यम की अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 की थी। फिर सार्जेंट योजना 1944, सार्जेंट योजना 1944 में 6 से 11 तक निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 से 11 और फिर 11 से 17, है ना। तो इस प्रकार से कई पाठ्य पुस्तकें कई निःशुल्क थी। प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क कर दी गई थी और प्राइमरी और मिडिल तक उसमें जोर दिया गया कि पहली से 5वीं और छठी से 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। तो सार्जेंट समिति आपको याद रहे कि 1944 के अंदर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस पे काम किया गया था। फिर आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा। ये तो थी स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, तो सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस ही मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की और अगस्त 1949 में सिफारिशें प्रस्तुत की और पूर्ण 12 वर्ष का जो अध्ययन बनाया गया कि पूरे पहले जो 12 वर्ष तक पढ़ता है, यानी पहली से 12 तक जो पढ़ता है, उसके बाद ही कॉलेज में दाखिला होना चाहिए। और अब तक वही परिपाटी चल रही है। और कॉलेज में जो वर्किंग डेज है वो कम से कम 180 कार्य दिवस होने चाहिए थे। हालांकि ट्रेनिंग कॉलेज में अभी वर्तमान में 200 कार्य दिवस कर दिए गए हैं। तो 180 तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम इन दिनों 200 कार्य दिवस ट्रेनिंग कॉलेज में। तो पहली से 12वीं तक तो बच्चा पढ़ के आए स्कूल में, फिर उसको कॉलेज में दाखिला मिले और उसके पश्चात 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया, जो हमारा यूजीसी जिसे हम बोलते हैं। तो 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, स्थापित हुआ। तो 1948 में राधाकृष्णन का आयोग बना गया। 1949 में उनकी अध्यक्षता के अंदर सिफारिश जो थी उनका लिया गया कि 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, 180 दिवस होने चाहिए। फिर हमारा बना माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और डॉक्टर लक्ष्मी सुब्रमण्यम डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, पूरा नाम है स्वामी मुदालियार, उनकी देखरेख में अध्यक्षता में ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अंदर स्थापित किया गया। फिर ये भावनात्मक एकता समिति 1961
भावनात्मक एकता समिति 1961 में बनी गई। उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके नाम पे मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता परिषद बनाई गई थी। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, डॉक्टर DS कोठारी, इसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, ये शिक्षाविद थे। तो कोठारी शिक्षा 1964 से 66, डॉक्टर DS कोठारी ने जो चल रही थी उसी में थोड़ा संशोधन किया। त्रिभाषीय सूत्र, हमारा जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, 1966 में त्रिभाषीय सूत्र पे मंथन किया कि हिंदी भी होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, अंग्रेजी भी होनी चाहिए और संस्कृत भी होनी चाहिए। फिर हमारा जो 10+2+3 चल गया 72 में। 1972 में जैसे हरियाणा पहला राज्य है जहाँ पे 10+2 स्कीम लागू की गई थी, तो 10+2 और +3। फिर आचार्य राममूर्ति, उन्नीस सौ 1990 पढ़ते पढ़ते 72 के बाद आचार्य राममूर्ति ने 1990 में एक समिति बनाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति जो बनाई थी, 1968 की जो नीति थी, 1968 की नीति को नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी की मतलब आदेशा निर्देशानुसार जो 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी वापस समीक्षा की गई आचार्य राममूर्ति के द्वारा, और वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। फिर उसके बाद गणनाम समिति 1993 गणमान समिति में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या नियंत्रित की जाए। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जरूरत के अनुसार और बिल्कुल उनके जो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उनको स्थापित किया। बहुत सारा यदि दर्जा दे तो उसको कंट्रोल किया, गणनाम समिति ने अपने रिपोर्ट में दिया। फिर लिंग 2 समिति 2006, शिक्षा में लिंग 2 समिति 2006 का गठन किया गया। और सैम पित्रोदा समिति, नेक्स्ट है सैम पित्रोदा समिति, ज्ञान के लिए, मतलब जो हमारा ज्ञान चल रहा है उस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की भी कहा जाता है। 2006 में थी ये भी, उन्हीं दिनों में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहा जाता है, इसको ज्ञान आयोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से 1990 राममूर्ति जो समीक्षा की थी किसकी, 1986 की जो शिक्षा नीति थी, 1986 की नई शिक्षा नीति की समीक्षा की गई थी। और गणनाम समिति 1993 में, लिंग 2 समिति 2006, सैम पित्रोदा समिति 2006, फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी उसको कहा जाता है। फिर डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति 2011 में डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति बनाई गई। और केबी पवार समिति 2012 से, केबी पवार समिति 2012। इस प्रकार से एजुकेशन का सिस्टम रहा। और फिर बाद में जो TRS सुब्रमण्यम, TRS सुब्रमण्यम 2016, जो भी वर्तमान तक हमारा कार्य उसी देख रेख में चल रहा है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा का क्रम रहा। और आप लोगों को भारत की शिक्षा के कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, एब्रीविएशन हैं,
वो भी याद रहने चाहिए। थोड़ा सा उनके बारे में अपन देखते हैं। सपोज करिए ICSSR, ICSSR, तो आई का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, क्योंकि फुल फॉर्म यदि वहाँ आ जाते हैं और अपन आते हुए भी गलत नहीं करते हैं, ICSSR तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। फिर ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया अपने ICPR। तो आपको ICPR यदि आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट ICPR, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिर आता है इंडियन साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट, इंडियन साइंस एंड हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट, इंडियन साइंस एंड हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट 1990, ये कब दिया गया था? 1990 में। फिर आता है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1992। यहाँ जेड भी लिख सकते हो, सिविलाइजेशन कहीं एस लिखा रहता है और कहीं जेड लिखा रहता है। ICHR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1992। NCRI, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल, NCRI की फुल फॉर्म है, जो 19/10/1995 में बनाया गया था, 19/10/1995, 95। फिर आता है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस प्रकार से बहुत सारे एब्रीविएशन हैं जो आपको आना चाहिए। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंडियन साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट 1990, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1992, NCRI, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट 1995 और ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस प्रकार से ये जो एब्रीविएशन है ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब इससे ये तो हायर एजुकेशन सिस्टम में मेन कब आयोग गठन हुआ, कब कैसे चला, लेकिन कभी कभी
कंपटीशन एग्जाम है, नो प्रेस्क्रिप्शन, उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। आज अपन देखते हैं कांस्टेबल का एग्जाम होता है और कांस्टेबल में बीएससी की साइंस पूछ लेते हैं, जबकि 10वीं पास था, 12वीं पास किया गया। अब 10वीं पास बच्चे को, लेकिन यह किताबों में कहीं न कहीं कोर्स चेंज करता है, छोटी सी बात होती है और छोटी सी बात को उसके रूप में देता है। तो मेरा यह था कि जो भारत की जो शिक्षा प्रारंभ हुई है, तो एक तो ये आप ये ध्यान रखें कि 26 जून 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और उसके पश्चात जो पहली शिक्षा जो 72 के बाद जो अधिकार क्षेत्र था, तो उसको संशोधन किया 1976 में। 72 से क्या हुआ, 1972 तक जो हम पढ़ के आए हैं, तो 76 में उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में, यानी केंद्र और राज्य की शिक्षा समान नीतियों, केंद्र व राज्य की शिक्षा नीति समान हो, इस प्रकार का ध्यान रखा गया कि केंद्र राज्य। फिर एक संविधान की जो धारा है 15, उसमें यह बताया गया कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान की धारा के अनुसार जाति, लिंग के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव, सभी को शिक्षा, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान की धारा 15 में क्या बताया गया कि जाति, धर्म, और लिंग, मेल फीमेल, तो आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान की धारा 15 कहती है कि हमें किसी का पर भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान की धारा 30(1) तथा 30(2) में बताया गया कि शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। शैक्षिक संस्थान जो है 30(1) और 30(2) के तहत बताया गया कोई भी शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकता है, लेकिन संविधान की धारा का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी एडमिशन लेने आ सकता है और कोई भी पढ़े उसको पढ़ाना है। तो ये संविधान की धारा तो मूल रूप से हमें ये बताती है कि जाति धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। संविधान की धारा 30(1) और 30(2) कहती है कि शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का सबको मूलभूत अधिकार है और उसके आधार ही हम जो है शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। और 72 के बाद में आपको बताया कि 76 के अंदर उसको समान केंद्र शिक्षा की नीति में डाल दिया गया। और शिक्षा में जो संरचना मैंने बताई उसमें आप थोड़ा सा और सुन लें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, सबसे टॉप पे तो संसद होती है, संसद के बाद उसकी कैबिनेट होती है, कैबिनेट केंद्रीय और योजना आयोग यानी कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन, और उससे जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है वो हायर एजुकेशन में 2 भाग के रख दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर और शिक्षा में विभिन्न खंड। और जो हमारा दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम CAB कहते हैं, शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उसके तहत क्या राज्य सरकारें काम करती है। तो राज्य सरकारें मतलब पैनल ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन डिवीजन होता है। और जो प्लानिंग कमीशन के तहत जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उसमें UGC आती है, हमारी NCERT आती है और NIPA आता है। NIPA का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA, एक था UGC, एक था NCERT। यानी आपको मोटे रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है UGC उसके अंडर में होती है, NIPA और NCERT, बाकी NCT ये तो ही है लेकिन मेजर रूप से ये। बाकी फिर CBSE RBC, जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो CBSE और RBC या जो भी स्टेट बोर्ड होता है। तो इस प्रकार से मतलब पहले जो पढ़े उनका महत्व भी अपने आप में वर्गीकरण में है, लेकिन ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो शैक्षिक व्यवस्था है कि एक और हमारी भारत की संसद होती है, दूसरा हमारी कैबिनेट होती है, तीसरा हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसे हम CAB बोलते हैं। तो जो कैबिनेट है उसमें योजना आयोग होता है। योजना आयोग को शिक्षा को 2 भागों में बांटा, मिनिस्ट्री और शिक्षा में विभिन्न खंड। तो शिक्षा मंत्रालय है उसमें UGC, NIPA, NCERT, CBSE ये सब आते हैं। और जो हमारी दूसरे रूप में वहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग चलते रहते हैं। इस प्रकार से भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और शिक्षा से रिलेटेड कुछ जो नियम हैं उन सबको आत्मसात किया। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को यदि ये अच्छा लगा हो प्रकरण और इसमें दिलचस्पी कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को, लेसन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगामी
पाठ्यक्रम और अपने जो लेसन होगा उसके लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो जो भी मैं लेसन डिलीवर करूँगा आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।